ओके जी, हेलो, डू यू हेयर मी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके जी, डू यू हेयर मी? Yes, sir. क्या मेरी आवाज़ आ Sir. रही है? हेलो, हेलो, डू यू हेयर मी? Yes, sir. But I'm unable to hear you. I don't know what happened with it. Just give me a second. ओके जी, आप बताइएगा, डू यू हेयर मी? Yes, sir. I don't know why I'm not able to hear you. Okay, now do you hear me? Yes, sir. Oh, good. Finally. चलो ठीक है, ठीक है, that's good. ओके जी, शेरदिल अली ख़ान ने मुझे मैसेज किया है कि सर प्लीज़ मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड गलगित। तो सिंगल बार बार लॉस्ट हो रहे हैं, ये सिंगल लॉस्ट हो रहे हैं। शेरदिल, व्हाट यू वांट टू से? अच्छा, चलें देखते हैं अभी इसमें। इफ समवन इज नॉट इन द क्लास, ethically I am unable to mark the attendance, so don't worry, कुछ नहीं होता, तुम पहुंच जाओ गिलगित फिर पढ़ेंगे। अच्छा जी, चलें जी, सही है ख़वातीन और हज़रात। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो पूछ लें, और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आई, एंड व्हाइल इफ़ यू फील समथिंग न्यू व्हाइल यू आर रीडिंग फ्रॉम द बुक, तो उसको देख लीजिए। कुछ भी पूछना है, I would prefer to answer first and then we will move next. क्विज कल है आप लोगों का या आज देना है? बता दें, मतलब व्हाट यू थिंक। मैंने अभी सर कल है सर। चलें कल दे दें। याज की बड़ी एक दुखी सी ईमेल मुझे आई थी कि क्विज कल है। शायद तो एलएमएस पे कोई डेट देख के परेशान हो गया।
चलिए, सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे मूव करते हैं। एंड प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द Burgess मैनुअल, एंड Burgess मैनुअल में हमने देखा था कि किस तरह डिफरेंट वॉल्यूम्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर, और उसके साथ साथ हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव जनरा की बात की थी, और रिप्रेजेंटेटिव जनरा के बाद हम जो मूव कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द shrub of life. We have talked about it that microorganisms are the organisms they are present, broadly speaking, the organisms that are present on the earth. They may be categorized into three main domains, and the domain bacteria, archaea, and the eukarya. These domains are not too distinct; they are intermixed, and they have shared some. They share a common ancestor, and they share some linkages. मिसाल के तौर पे, when we talk about the eukaryotes, and you are familiar with it, कि eukarya domain के अंदर हमारे पास जो kingdoms है उसमें animals, fungi, plants वगैरह वगैरह सारे higher animals हैं उसके अंदर added है, plants added है, higher organism जो कि higher means that they are evolved as compared to archaea and bacteria, they are included in this domain. तो इसमें इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, this leaf that is actually showing the eukarya domain, this orange, the yellowish leaf that is showing the archaea, and this orangish leaf that is showing the domain bacteria. These two lines that are actually showing how domain eukarya that exchange their similarities with the bacteria. अब यहाँ पे थोड़ा सा evolution का concept जिसके बारे में आप थोड़ा सा familiar होंगे, let me remind you. For example, it is considered that there was a smaller bacteria, और यहाँ पे हमारे पास एक large bacteria था, और ये smaller bacteria that was engulfed by the larger bacteria, ये इसके अंदर आया इस तरह से, but ये इस larger bacteria के अंदर इसकी digestion नहीं हो सकती। अब ये जो smaller bacteria था, इसने digest होने के बजाय इसके अंदर as a mitochondria act करना शुरू कर दिया। So this is the cell organelle. इसी तरह chloroplast, इसकी हमारे पास जो एविडेंस मिलते हैं वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर डीएनए मौजूद है। इट मींस दैट दिस इज एवोल्यूशनरी एविडेंस दैट कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म था वो इनगल्फ हुआ, और इनगल्फ होने के बाद इनसाइड ऑफ डाइजेशन it remains intact, and it was there to produce the energy for the eukaryotic cell. तो यही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसने आके अपना रोल प्ले करना शुरू किया, और इस पॉइंट पे दूसरा क्लोरोप्लास्ट दैट हैज प्लेड इट्स रोल हियर लाइक दिस। तो उसके बाद जितने भी इसमें मजीद हमारे पास सेल्स इवॉल्व हुए हैं, सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर देयर as an cell organelle. इसी तरह से जो तीनों डोमेन हैं, they share a common ancestor, and approximately 3.5 billion years ago, or they share a common ancestor, or so that's why there is a similarity between all of these domains. ये बात यहाँ से निकली है कि हमने यहाँ पे domains की बात की थी कि there are 3 domains of the life, और उसके यहाँ पे hierarchies में, उसी बात को थोड़ा सा मजीद आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो अगली चीज है दैट इज अ नॉमेनक्लेचर, एंड यू नो दैट नॉमेनक्लेचर जो है इंटरनेशनल कोड के अकॉर्डिंगली नॉमेनक्लेचर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का दैट में कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज द जेनेरिक नेम एंड नंबर 2 दैट मे बी द स्पेसिफिक नेम। और इसमें हमारे पास ये जो नेम है किसी भी लैंग्वेज से हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सफिक्स है, सफिक्स शुड बी फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। तो मुझे यहाँ पे ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स? सफिक्स क्या होता है? सफिक्स, व्हाट इज सफिक्स? एनी आइडिया अबाउट इट? सफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? नाम तो सुने होंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स। सर राइटिंग स्टाइल से। Sir, first name. Okay.
Any word that is attached to the start of a word that would be termed as prefix. जैसा कि किसी के नाम के साथ मिस्टर, डॉक्टर, प्रीफिक्स. सफिक्स, सफिक्स जो है किसी भी वर्ड के एंड में, सफिक्स. तो हमारे पास जो बैक्टीरिया का नेम या ऑर्गेनिजम्स के जो नेम है ये किसी भी लैंग्वेज से हो सकते हैं, लेकिन जो सफिक्स है इट शुड बी ऑफ लैटिन. अब इसकी एक मिसाल ये देते हैं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुई. सॉरी, आप में से कोई बात करना चाह रहे हैं? बस आपका इंटरनेट बहुत कमजोर है, आप टाइप करके बात कर सकते हैं, मुझे डिस्टॉर्शन आ रही है. ओके, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सफिक्स, लैटिन सफिक्स की. और लैटिन सफिक्स की एग्जांपल है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक प्लांट स्पीशीज डिस्कवर हुई और जो डिस्कवरिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका नाम रखा, उनका अपना नाम सुल्तान था, उन्होंने उसका स्पीशी का नाम रखा पैकिस्तानियम सुल्तानियम, पैकिस्तानियम सुल्तानियम. अब ये उर्दू का नाम है लेकिन इसका जो सफिक्स है दैट इज इन द लैटिन. सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड. इसके साथ साथ ये बात भी याद में रखिएगा कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें, क्लासिफाई कर लें और उसको हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में असाइन, उसको स्पेसिफिक ग्रुप जीनस या स्पीशी असाइन कर दें और उसके साथ साथ हम उसको साइंटिफिक नेम दे दें, तो जरूरी नहीं है कि ये नाम जो है ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा. इट मे चेंज आफ्टर फ्यू इयर्स, और कुछ सालों के बाद इफ वी स्टडी ऑन इट and if we find some other characteristics of the organism then we can change its name. मिसाल हमारे पास मौजूद है लैक्टोकोकस लैक्टिस की. इसका पुराना नाम था स्टेप्टोकोकस लैक्टिस और ये स्टेप्टोकोकस जीनस में था. Then later on it was identified that इसकी जो characteristics हैं ये स्टेप्टोकोकस के बजाय लैक्टोकोकस के साथ ज़्यादा सिमिलर हैं, तो इसलिए फिर इसको स्टेप्टोकोकस ग्रुप से रिमूव आउट किया गया, इसको लैक्टोकोकस ग्रुप में पुट किया. और अब जो बहुत सारी बुक्स हैं जो कुछ इंटरमीडिएट मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनके अंदर जो नया नाम मिलता है वो कुछ इस तरह से लैक्टोकोकस यानी कि न्यू नेम और पैरेंथेसिस में ओल्ड नेम व्हिच वाज स्टेप्टोकोकस. और कुछ जो न्यू मैन्युस्क्रिप्ट है उनमें सिर्फ लैक्टोकोकस लैक्टिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नॉमेनक्लेचर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है जब हमें कभी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें एहसास हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले आइडेंटिफाई की थी दे वर मिसलीडिंग और अब न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट इट इन न्यू ग्रुप. Now moving next, we have discussed about the principles of the taxonomy. और मैंने ये स्लाइड पहले भी आपको दिखा चुका हूँ. When we talk about the principles of taxonomy, इसमें हमारे पास तीन प्रिंसिपल आते हैं: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. एंड आइडेंटिफिकेशन, ये this is the first step that we have to identify the microorganisms based on their characteristics, and these characteristics that may be that may be of cultural characteristics, cellular characteristics, anyone. और जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, now we would be talking about the strategies that can be used to identify the microorganisms. और इन strategy में हमारे पास ये मैंने कुछ 4 strategies लिस्ट की हैं. Microscopic examination, that would be the first strategy to identify the microorganism. Number 2, the culture characteristics, that would be the second strategy to identify the microorganism. And third one is the biochemical test. And fourth one is the nucleic acid analysis. So starting from the microscopic examination, when we talk about the microscopic examination, ये सबसे पहला step है whenever you have an unknown bacteria and now you have to identify the unknown bacteria. The first step would be the microscopic examination of it. तो इस केस में हम क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे हम बात करते हैं अभी. This is the microscopic examination. और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम दो चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल इट्स साइज एंड शेप. ऑर्गेनिज्म का उसका साइज क्या है, शेप क्या है. शेप आपको पता है कि शेप की हमारे पास 4 कैटेगरीज हुआ करती हैं: बेसिलाई, कोकाई, स्पाइरल एंड विब्रियो. और व्हेनेवर वी हैव अननोन बैक्टीरिया वी विल प्रिपेयर इट्स स्लाइड. जिस तरह आप लैब में आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. स्लाइड जो है, स्लाइड प्रिपेयर करके देखना, हम नॉर्मली जो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, आपने ग्राम स्टेनिंग की होगी लैब में, की है ना ग्राम स्टेनिंग? Yes, sir. Sir. Okay, good. When you do the lab, the gram staining in the lab,
तो आप उसमें स्मेयर बनाते हैं, आपके पास स्लाइड होती है, उस स्लाइड पे आप स्मेयर बनाते हैं, स्मेयर को हीट फिक्स करते हैं, फ्लेम के ऊपर से 3-4 दफा पास करते हैं, हीट फिक्सिंग करते हैं, उसके बाद उसकी स्टेनिंग करते हैं। दिस हीट फिक्सिंग एक्चुअली and smear formation and the heat fixing that will destroy and that will kill the microorganism. So जो आप स्लाइड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे होते हैं, they are normally killed, they're not alive. तो whatever you are doing, some cases में आपको live bacteria, if you want to observe that either the bacteria are motile or not, तो आप dead bacteria पे तो नहीं find कर सकेंगे ना कि ये motile है कि नहीं, इनके पास flagella है कि नहीं। तो इसके लिए जो हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड वेट माउंट। वेट माउंट, वेट माउंट शायद आई बिलीव कि शायद आपने लैब में इसको परफॉर्म किया हो। वेट माउंट इज अ प्रोसीजर इन व्हिच वी प्रिपेयर अ स्लाइड, और उस स्लाइड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूव करते और देखने की कोशिश करते हैं कि दे हैव मोटिलिटी और नॉट। मिसाल के तौर पे जो आप नॉर्मल स्लाइड देखते हैं लैब में, वो तो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह दिस इज स्लाइड, और अगर आप इसका ऊपर माइक्रोस्कोपिक व्यू या एरियल व्यू देखें तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट तो जो हमारे पास वेट माउंट के हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप लगा देंगे लाइक हियर, और उस वाटर ड्रॉप के अंदर अपना सैंपल बस डिप करेंगे लाइक दिस। स्मेयर नहीं बनाएंगे, स्मेयर में तो हम इस तरह से स्मेयर बना लेते हैं, स्मेयर नहीं बनाएंगे, जस्ट डिप करेंगे, और फिर हम इस ड्रॉप ऑफ वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज वेट माउंट। इसमें हम इस microorganisms they are motile, they would be doing the motility there, and we can observe their motility. इसके लिए एक separate special slide भी इस्तेमाल होती है, that is called depression slide with the depression। इसमें सेंटर में अगर ये है तो इसमें सेंटर में डिप्रेशन होता है, वेल इस तरह एक छोटा सा वेल बना होता है लाइक ये, ठीक है, ये वेल बना होता है। इस वेल के अंदर हम वाटर ड्रॉप डालते हैं, और सेम इस वाटर ड्रॉप जो है यहाँ तक भर जाता है इसके अंदर, और इस वाटर ड्रॉप के अंदर हम सैंपल को टच कर देते हैं, और बाद में हम इस डिप्रेशन स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा इजीली देख सकते हैं। वेट माउंट मेथड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स एज वेल एज द प्रोटोजोन सेल्स, और क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन is very much important. And whenever you find out some clinical whenever you are doing some clinical tests, performing some clinical tests, उसमें सबसे पहला स्टेप किसी भी सैंपल की स्लाइड बनाना हुआ करता है, और उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है। Now the next in the microscopic examination in the staining procedure, we do staining procedures in the lab। हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, एसिड-फास्ट स्टेनिंग करते हैं, कैप्सूल स्टेनिंग करते हैं, जिसमें मेलाकाइट ग्रीन इस्तेमाल होता है। We do a lot of staining types. Why we need to perform the staining and why we need to stain the cells? Because cells, they're colorless normally, and when we observe the cells under the microscope, if they are colorless, they would not be so obvious. So we do the stain, we provide the stain, एक reason, और दूसरी reason ये है कि there are many stains which enable cells to differentiate on the basis of their characteristics. For example, the gram positive and the gram negative. When we perform the gram staining, we can differentiate the gram positive and the gram negative cells. But still, ये जो staining techniques हैं, खासतौर पे gram staining, ये बहुत commonly इस्तेमाल होती है, labs में होती रही है, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब हमारे पास we do not rely completely on the gram staining। gram staining जो है बहुत सारे स्टेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाती प्रॉपर्ली। कैसे? इसकी एक आइडेंटिफिकेशन तो ये है कि it cannot differentiate between Streptococcus pyogenes and Streptococcus। We have discussed about it when we discussed the blood agar, beta hemolysis and alpha hemolysis। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि Streptococcus pyogenes जो कि थ्रोट इन्फेक्शन की रीजन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लड एगर का इस्तेमाल करते हैं, and if there is a beta hemolysis with the blood agar, that would be the indication of Streptococcus pyogenes। and तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये Streptococcus and Streptococcus pyogenes दोनों के केसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर हमें एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट वुड बी द कल्चर ऑन द ब्लड एगर। ये एक लिमिटेशन है ग्राम स्टेनिंग की। दूसरी लिमिटेशन इसमें यह है कि if we are having the stool samples and we want to differentiate between the Salmonella and E. coli, these Salmonella
and E. coli, they are the infectious agents. And if you are identifying the salmonella and E. coli from the stool sample, तो ये जो हमारे पास gram staining है, it is unable to differentiate between the salmonella and E. coli. So for that we would be needing some extra steps to perform it. उसके बाद अगला हमारे पास आता है the acid fast stain. This is another type of the stain that can be used to color to stain the microorganism for the identification purposes. ये सारे के सारा हम कर रहे हैं किस स्ट्रेटजी के अंदर? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. हम स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं. Okay, the use of acid fast stain, we use the acid fast stain to identify the Mycobacterium tuberculosis, and you are now familiar with it. Mycobacterium tuberculosis, that is a causative agent for the mycobacterium, and that is a causative agent for the tuberculosis, and it causes TB, Mycobacterium tuberculosis. And if you have sputum sample, you are working in the microbiological lab and you have sputum sample, what is that sputum? Any idea, anyone? सर रेशा जो थोड़े Yes, the mucus secretions that comes up with the coughing, और हम इसको उर्दू में अगर कहें तो it would be the balgam. If we have sputum sample and we need to identify कि ये जो coughing है, is it due to the tuberculosis and something else? तो इसमें हमारा टेस्ट जो हुआ करता है वो ये है कि हम इस फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन तो नहीं है. तो फिर उसके लिए स्पूटम सैंपल की acid fast staining की जाती है, and if the Mycobacterium tuberculosis is there, it will gain the color. Sorry, और जो बाकी stains हैं, they will not absorb the color, and that will be the identification that कि Mycobacterium tuberculosis जो है that is confirmed. So these are different types of strains that can be used to identify the microorganisms. इसके बाद हमारे पास second strategy आती है. This is about the culture characteristics. Culture means that when we grow the microorganisms in petri plate or in a broth tube, specifically when we grow it in the petri plate. Remember when we counted the colonies, और वहाँ पे हमने tube numbers to count का word use किया और हमने 30 to 300 के दरमियान में colonies को ideal consider किया था. तो जब भी हम petri plate के organisms को grow करेंगे, in that case हम culture characteristics को identify कर सकते हैं. Whenever microorganism is growing on the petri plate और culture के characteristics क्या दे रहा है. अब culture characteristics में हमारे पास कौन सी चीजें आएंगी? हमारे पास जो चीजें आएंगी उसमें हमारे पास आएगी form of the colony. colony की shape क्या है, इसकी form क्या है. Number 2, elevation, कि agar की surface से colony ऊपर को उठी हुई है तो किस pattern में elevated है. और number 3 आएगा margin. अच्छा, margin क्या है इस पे बात करते हैं अभी. तो form or the shape of the colony that can be categorized into 4 types. यहाँ पे जो इस slide के अंदर है, इसकी मजीद types में है, आगे हम देखेंगे. तो 4-5 types में हम colony की shape को identify कर सकते हैं. The colony that is completely round, that may be considered as a circular. This one. If the colony that is not completely round and that is forming the lobes, अगर lobes बना रही है, this will be termed as lobate. ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि for example if we have a petri plate है और इसके अंदर हमारे पास colony grow कर रही है, तो कोई colony तो बिल्कुल इस तरह से होगी, this would be the circular, कोई colony इस तरह होगी, this would be the irregular. तो ये हमारे पास shapes of the colony है जिनको हम identify कर रहे हैं. इसके साथ साथ the other shape that would be the filamentous and the rhizoid. और filamentous और rhizoid में जरा अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस फिगर को देखें, तो इसमें filamentous और rhizoid में डिफरेंस है. और इसमें दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है. इसके साथ साथ एलिवेशन है. एलिवेशन का मतलब है कि एगर की सरफेस है और उससे कॉलोनी कितना ऊपर को रेज हुई है. यहाँ पे हमारे पास अगर ये जो नीचे ब्लैक लाइन है, दिस वन, अगर इसको एगर की सरफेस कंसीडर किया जाए तो ऊपर ये कॉलोनी है. इफ द कॉलोनी इज स्लाइटली रेज्ड, and this would be termed as the raised elevation. अगर colony इस form में raised है, this would be termed as the convex, which is the convex mirror. और अगर colony raised है but in the flat manner, this would be termed as the flat elevation. इसके साथ साथ अगर elevation कुछ इस तरह की है, this would be termed as ambonate. और अगर elevation कुछ इस तरह की है, this will be termed as a crateriform. ठीक है? These 3 things.
अच्छा, अब अगर मजीद इसको हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल if the colony, ये colony की शेप है सर्कुलर और ये है रेगुलर, तो अगर इस कॉलोनी के यहाँ से हम एक स्लाइस लें दिस पोर्शन, बाकी अगर पोर्शन डिलीट करें दिस पोर्शन, we need to check it out कि इसका ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन इसकी शेप क्या है। तो मार्जिन की शेप भी डिफरेंट हो सकती है। मार्जिन की शेप नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। मार्जिन की शेप इंटायर हो सकती है, अंडुलेट हो सकती है, फिलीफॉर्म हो सकती है, कर्ल्ड भी हो सकती है एंड लोबेट भी हो सकती है। These three characteristics that can be considered as a culture characteristics and characteristics में हमारे पास different form जो है आती हैं, इसमें सर्कुलर है, इरेगुलर है, फिलामेंटस है, राइजॉइड है, raised, convex, flat, ambonate, curviform in the elevation है, in the margin we can have entire, undulate, filiform, curled and lobate etc. तो these are the cultural characteristics. Okay, यहाँ तक किसी को बात समझ में ना आई हो, if there is any confusion, he or she may ask clearly. Okay, no issues. So we move next. This is another diagram image that is showing all these three characteristics: the form, elevation, margin, with some new additions. इसमें हमारे पास अगर हम form की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह की form आती है. This is called punctiform. Punctiform. Circular जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, circular. इसके साथ साथ filamentous ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं. Irregular, rhizoid. इसके साथ एक new addition है, spindle, lens type. Spindle, lens type. ठीक है. एंड अगेन एलिवेशन में हमारे पास आती है वही जो हम पढ़ चुके हैं, फ्लैट, रेज्ड, कन्वेक्स. कन्वेक्स के साथ एक थोड़ी सी मुख्तलिफ है, दिस वन, दिस इज द पल्विनेट. पल्विनेट के साथ वही अम्बुनेट, हम इस पर बात कर चुके हैं. फिर हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो एंटायर, इसको इवन मार्जिन भी कहते हैं, दिस इज द इवन. अंडुलेट को हम वेवी भी कह सकते हैं, फिलामेंटस, लोबेट, the rose is a serrated and curled. ठीक है, these are the different form, these are different margins. इसके साथ साथ मजीद हमारे पास कुछ शेप, कॉलोनी शेप है जिसमें राउंड, irregular, filamentous, rhizoid, curl और edge. दिस इज द मार्जिन. मार्जिन को हम एज भी कहते हैं. ठीक है, entire, filamentous, अंडुलेट और लोबेट को हम कंबाइनली irregular भी कह सकते हैं. ओके, एलिवेशंस में हमारे पास आता है रेज्ड, फ्लैट, कन्वेक्स, अम्बुनेट. एंड यहाँ पे एक एडिशनल चीज हम देखेंगे अभी इसके अंदर जो हमारे पास एलिवेशन में है, लाइक दिस वन. इफ देयर इज अ ग्रोथ इनटू द मीडियम, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ ग्रोथ इनटू मीडियम. अगर आप इस फॉर्म में देखें तो इसमें ये ग्रोथ लाइन जो एगर लाइन है, इसके नीचे कोई ग्रोथ शो हो रही है. दिस इज द इंडिकेशन. ये एक हमारे पास डिफरेंट फॉर्म की elevation है जो कि नीचे की तरफ है. This is called growth into the medium. Got it? So we are moving next. अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ये बातें समझ में आ रही हैं? All of you? Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. Good. So हम थोड़ा अब आगे मूव करने लगे हैं. अब थोड़ी सी चीजें जो हैं वो इसको याद रखिएगा, कुछ चीजें आगे यहाँ पे भी कॉल होंगी. अच्छा, इन्हीं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फाइंड आउट करते हैं. whenever the microorganisms are growing into the medium, they show some specific metabolic properties and they perform different metabolic reactions by keeping different enzymatic machinery. जो metabolic reactions they may differ from one organism. And whenever we grow the microorganism on the petri plate, तो हमारे पास ये शेप, एलिवेशन, ये चीजें तो मुख्तलिफ हो ही सकती हैं. इसके साथ साथ हमारे पास petri plate में डिफरेंट कलर प्रोडक्शन भी हो सकती है. That may be due to the metabolic capabilities of the organism. इसकी कुछ मिसालें हैं यहाँ. For example, if we have unknown sample and हम चाहते हैं और उसमें हमें शक है कि Serratia marcescens यहाँ पे लिखा हुआ है. For example, if we have unknown sample and
we have a doubt that there is a presence of Serratia marson in this petrichilate, तो हम क्या करेंगे कि उस petrichilate को 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे incubate करेंगे. Whenever we will incubate it at 22 degree centigrade, and if there is Serratia marson present here, that will be producing the red pigment. This will be producing the red pigment. वहाँ से red color आएगा. That is the indication Serratia marson is present. The other example, that is the presence of Pseudomonas aeruginosa, and Pseudomonas aeruginosa that is used to produce the green pigment, and fruity odor, ये fruity aroma produce करते हैं Pseudomonas. इसके साथ साथ the Streptococcus pyogen, आपको पता है कि Streptococcus pyogen, when we incubate it on a blood agar, it will do the beta hemolysis, and this is the indication that Streptococcus pyogen is present there. और फिर हमने जब मेकानिकी एगर पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि मेकानिकी एगर में हमारे पास E. coli, and E. coli that has ability to produce the pink colonies on the mekaniki agar. Or normally if we identify, and if we are going to identify that the causative agent for the UTI, urinary tract infection, the causative agent के बारे में अगर बात करें, urinary tract infection, that is very much common, and the main reason among the different organisms is the E. coli. E. coli का जो infection है that causes the UTI, और UTI में हमारे पास अगर E. coli को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम मेकानिकी एगर यूज करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, उसको मेकानिकी एगर पे हम इनोकुलेट कर देंगे. उसके बाद if there are the pink colonies on the mekaniki agar, that would be the indication that the lactose fermentation has been completed, and there are the pink colonies due to the pH indication, due to the drop in the pH. Or in microscopic cultural characteristics and metabolic capabilities के बाद भी अगर हमारे पास डाउट रहता है, नाउ हम चीजें बड़ी एक साइड स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, हमें कुछ पॉइंट वहां से पता चले, कुछ पॉइंट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चले, कुछ पॉइंट मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए पता चले. अब चीजें नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं. तो अब इसके बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे. बायोकेमिकल टेस्ट that ensure the biochemical composition, biochemical machinery, enzymatic machinery of an organism, either some specific enzyme is present or not. यहाँ पे वो example quote करूँगा मैं जो हमने किसी ज़माने में पढ़ी थी कि catalase enzyme that is normally present in all the metabolic and all the aerobic organisms. और हमने shake tube method में पढ़ा था कि catalase enzyme is there that has ability to degrade the hydrogen peroxide, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमारे पास बनता गया था वाटर प्लस O2, और इसमें हमारे पास कैटालाइज एंजाइम है रिस्पांसिबिलिटी टू डू दैट. तो इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है इधर इट हैज कैटालाइज और नॉट, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि वी विल टेक अ पेट्री, वी विल टेक अ स्लाइड, ग्लास स्लाइड लें, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ड्रॉप लगा दें और उस ड्रॉप के अंदर अपना सैंपल मिक्स कर दें. सैंपल कौन से? अननोन बैक्टीरिया. सैंपल मिक्स कर दें लाइक दिस इन दिस पिक्चर. व्हेनेवर यू विल मिक्स अ सैंपल हियर, अगर तो बबल प्रोडक्शन हो गई तो इसका मतलब है कि दिस इज कैटालाइज पॉजिटिव. अगर बबल प्रोडक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट द कैटालाइज पॉजिटिव. एंड व्हेन देयर इज अ बबल प्रोडक्शन तब होगी व्हेन हाइड्रोजन peroxide that will be converted into oxygen in the water. जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे ऑक्सीजन. तो दिस इज द इंडिकेशन. और अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि दैट इज कैटालाइज नेगेटिव. So this is a single example in which we can identify the presence of some biochemical machinery, enzymatic machinery that is present in the microorganism. Got it? Okay? Yes, sir. Good. So coming next, आगे जो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर हम डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट की बात करेंगे वन बाय वन, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा. ये चीज़ें, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनमें पॉजिटिव रिएक्शन इंडिकेशन है, और हमें ये इस पर डिस्कशन जो है वो थोड़ी हमें साथ ही साथ अटेंटिव होकर इस पर डिस्कशन जो है वो करनी पड़ेगी. अच्छा, इसमें सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो कैटालाइज टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. कि कैटालाइज टेस्ट अभी मैंने आपको पिछली डायग्राम में यहाँ पे दिखाया
कि कैटलिस्ट टेस्ट में हमारे पास बबल प्रोडक्शन होती है, यानी कि वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव रिएक्शन इसमें क्या आएगा कि द रिएजेंट्स में हमारे पास बबल्स बने लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको हाईलाइट कर सकता हूँ तो हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन होगी द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। और इसका प्रिंसिपल क्या है कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट टेस्ट that detects the activity of the enzyme catalase which causes the breakdown of hydrogen peroxide to produce oxygen and water। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने आपको कल यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश की। अच्छा, इसके साथ साथ अगला टेस्ट है हमारे पास, दैट इज साइक्लेट। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप ये जो अभी मैंने टेस्ट दिया है इसको एक नजर इस पे डालें एंड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक। मैं बात सुन के
ओके जी, आई एम बैक और वी वर टॉकिंग अबाउट सम बायोकेमिकल टेस्ट और उन बायोकेमिकल टेस्ट में हमारे पास हम कैटालेज हमने डिस्कस किया था और द सेकंड है हम वो डिस्कस करने लगे दैट इज साइट्रेट टेस्ट और साइट्रेट टेस्ट में हमारे पास जो है उसमें most importantly when we discussed about the carbon and the carbohydrates into the medium, आपको याद होगा कुछ सेशंस पहले हमने इस पे बात की थी कि carbohydrates और specific carbons जो हैं they may be added into the microbiological medium. उसमें एक citrate है. Citrate can be added as a carbon source, लेकिन मज़े की बात यह है कि citrate को as a सोल कार्बन सोर्स बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. तो अगर हम टेस्ट ट्यूब बनाएं कुछ इस तरह की कि इस तरह की अगर हम टेस्ट ट्यूब बनाएं, आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इसमें हम टेस्ट ट्यूब अगर इस तरह की बनाएं कि उसके अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐड ना करें, हियर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऐड ना करें सिवाय citrate के, तो whenever we will inoculate the unknown bacterium into this test tube, तो यहाँ पे सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकेंगे जो कि साइट्रेट को एज ए कार्बन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर वो साइट्रेट को एज ए कार्बन सोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उस केस में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं आएगी. तो अगर हमारे पास ग्रोथ आ जाती है तो ग्रोथ आने के केस में हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने pH इंडिकेटर भी ऐड किया हुआ होगा और जो pH इंडिकेटर है एक्चुअली वो हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रोथ आ जाती है, यानी कि साइट्रेट का कार्बन सोर्स इस्तेमाल हो जाता है. तो उस केस में हमारे पास pH का कलर चेंज हो जाएगा. आप साथ में टेस्ट ट्यूब को देखें, इसके अंदर पॉजिटिव जिसके देख सकते हैं लेबल हुआ हुआ पॉजिटिव, इसके अंदर कलर चेंज है. अब हम वापस इसी टेबल पे चलते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइट्रेट टेस्ट एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है, इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट citrate can be used as a sole carbon source. और इसका पॉजिटिव रिएक्शन क्या आएगा, ग्रोथ आएगी और ग्रोथ जो है साथ में कलर चेंज हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का और जो टेस्ट के अंदर मीडिया था उसका अभी जो हमने इसको देखा है. ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज gelatinase and that test would detect the presence of gelatinase enzyme. और gelatinase enzyme जो है that has ability to degrade the gelatin. ये gelatin क्या होता है जी? Anyone? किसी को अंदाजा है what is gelatin? नाम सुना होगा gelatin. ये मैंने Solidifying agent. हाँ, gelatin that is solidifying agent and that can be added to the medium. और gelatin जो है household baking में भी इस्तेमाल होता है, jelly वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है gelatin. और बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं they have gelatinase enzymes. They break down the gelatin and when they break down the gelatin तो जो चूंकि अगर हम किसी भी कंपोनेंट में अंदर gelatin ऐड करते हैं किसी मीडियम के अंदर तो अगर लिक्विड था तो gelatin ऐड होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा या सेमी सॉलिड हो जाएगा. तो जो gelatinase enzyme है gelatin को ब्रेक डाउन कर देगा उसकी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से सेमी सॉलिड मीडियम दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द gelatinase enzyme. अब अगर यहाँ पे हम देखें तो gelatinase जो है इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए वो विल प्रिपेयर. एक्सक्यूज मी सर. जी सर आवाज नहीं क्लियर आ रही आपकी. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्यों? जी सर. मैंने नॉक किया माइक पे, नॉक हुआ. सर माइक थोड़ा पास कर लें. माइक तो बिल्कुल मेरे पास है. या शायद रूम में आप अकेले हैं इसलिए. मैं रूम में अकेला तो हूँ, ये तो मतलब अकॉर्डिंग टू एसओपी है, लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है सर. अब मैं सामने आके खड़ा हो गया इसलिए. जी सर. चलें सर पहले इको की वजह से. अच्छा, इको शायद रूम खाली है इस वजह से. चलें मैं इधर ही रहता हूँ, मैं पहले इधर कैमरे के साथ खड़ा हुआ था. ओके, सो जेलाटिनेज पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको ये वाली डायग्राम इसमें इमेज दिखाता हूँ जेलाटिनेज टेस्ट के. मैं इसको अगर जूम कर सकूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है हमारे पास दिस वन
इसके अंदर हमारे पास लिक्विड मीडियम था, उसके अंदर हमने जेलाटिन ऐड किया और जेलाटिन ने उसको सॉलिडिफाई कर दिया। यहाँ पर देखें दिस इज सॉलिडिफाइड। और फिर अगर हमने इसमें जेलाटिनेज की प्रेजेंस चेक करनी है तो हम अननोन बैक्टीरिया को इसके अंदर इनोकुलेट कराएंगे, और अननोन बैक्टीरिया के पास अगर जेलाटिनेज एंजाइम है तो वो क्या करेगा, जेलाटिन की ब्रेकडाउन, और जिसके रिजल्ट में जेलाटिन ब्रेकडाउन अगर हो गया तो ये मीडियम दोबारा से लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस हियर। तो यहाँ पे अगर इसको मजीद सम अप करें तो gelatinase that is a test which detects the enzymatic breakdown of gelatin, और इसमें पॉजिटिव रिएक्शन क्या आएगा कि सॉलिड जेलाटिन जो है that will be converted again into the liquid, it will be like that। और साथ ही साथ जनाब अगला टेस्ट जो है हमारे पास दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन ये हम चेक करते हैं व्हेन एवर वी प्रोवाइड the sulfur containing amino acid into the medium। Can you name the sulfur containing amino acid? Any amino acid that may contain the sulfur group, कोई नाम ले सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। Cysteine, Cysteine. cysteine. Okay, cysteine and cysteine, there are two amino acids that may contain the sulfur group। So if we want to detect the sulfur hydrogen sulfide liberation, तो हम क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक मीडिया है लाइक दिस, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखा सकूं, we will prepare a media, ये टेस्ट ट्यूब जो येलो वाली है, we will prepare a media in which we will add the cysteine or any sulfur containing amino acid in it। अगर तो बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को यूज कर लेगा अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, तो उसके रिजल्ट में होगा क्या कि सल्फर रिलीज होगी, सल्फर विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसी मीडियम के अंदर हमने आयरन कंपाउंड भी ऐड किया हुआ है, तो व्हेन द हाइड्रोजन सल्फाइड विल रिएक्ट विद द आयरन कंपाउंड दिस वुड फॉर्म द ब्लैक प्रेसिपिटेट्स। और ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ये जो है जो मीडिया है that would turn blackish। So this is the positive indication that we have the hydrogen sulfate positive test। और इसमें मैं अगर यहाँ से आपको रीड करके दूँ, a black precipitate form due to the reaction of hydrogen sulfide with the iron salts in the medium। Got it? So this is about it। इसके साथ साथ हमारे पास इंडोल टेस्ट का हमारे पास जो है दिस इज अनदर टेस्ट, एंड इंडोल टेस्ट में यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, आई नो मेरी आवाज़ इधर ही है और मैं बात कर रहा हूँ, आपका इंटरनेट में कोई मसला आ गया होगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट टेस्ट दैट इज द इंडोल टेस्ट। और इंडोल टेस्ट में एक्चुअली वी डिटरमिन the enzymatic removal of the amino group from the tryptophan। What is tryptophan? Any idea about it? Tryptophan क्या है? Tryptophan, anyone? Tryptophan, Rizwan, tryptophan क्या है? Okay, do you guys hear me? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes sir, आ रही है। हाँ, okay। हाँ, रिजवान मैं पूछ रहा हूँ what is tryptophan? रिजवान को मेरे ख्याल में मेरी आवाज नहीं जा रही। Anyone else कोई और बता सके जी what is tryptophan? Sir, alpha amino acid। Okay, tryptophan is an amino acid। और जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो you know that अमीनो एसिड में हमारे पास एक अल्फा कार्बन होता है, एक R चेन होती है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक साथ में अमीनो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, there are certain bacteria that has ability to remove this amino group of the tryptophan, and when this amino group will be removed, the remaining thing that will be termed as indole। ठीक है, इंडोल। अब होगा क्या, इसका जो प्रिंसिपल है उस पर अगर हम बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट, इस पे अगर हम बात करें तो इट विल बी लाइक हियर दिस वन।
we will prepare a test tube जिसमें हम tryptophan amino acid ऐड करेंगे और tryptophan amino acid जो है if the or unknown bacteria that has an enzyme which have ability to remove the amino group from the tryptophan और इस केस में इंडोल बनेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर इंडोल रेजेंट ऐड करेंगे। देयर इज अ रेजेंट, इंडोल रेजेंट लाइक दिस, ये ऑयल की तरह का है, ये देखिए ऊपर ऑयल रिंग नजर आ रहा है। इफ देयर इज द इंडोल फॉर्मेशन इनटू द टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास कलर आएगा, शार्प रेड कलर आएगा, शार्प रेड कलर, and this sharp red color, that is the indication of the indole production. और indole production कैसे हुई? Whenever the amino group of tryptophan was removed enzymatically, ठीक है? और this is the negative indole test and this one is the positive indole test. अब अगर मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल आपको बताऊं कि this test that detects the enzymatic removal of the amino group from the tryptophan, और इसमें हमारे पास deep red color जो है वो appear होता है और this is the indication of the indole. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, he or she may ask. Okay? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक मेरा कोई ग्लिच आ गया है। हाँ, आप उसको ऐसा करें कि रीज्वाइन करने की कोशिश करें आशीष। ओके, तो यहाँ तक जी किसी को कोई मसला मसाइल, इसका मतलब है नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट दैट इज अ बिट सिमिलर, जिसका प्रिंसिपल थोड़ा सा सिमिलर है इंडोल से, एंड इन इट वी डिटेक्ट द एंजाइमेटिक रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इन द लाइजीन, और दिस इज लाइजीन डिकार्बोक्सिलेज, उसका नाम ही शो कर रहा है कि दैट इज द रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द लाइजीन। और द मीडियम इसमें क्या है कि whenever the carboxyl group will be removed from the lysine, medium would be more alkaline in the pH, और जिससे हमारे पास जो pH का कलर है वो चेंज हो जाएगा, और pH कलर इंडिकेशन हमें ये बता देगी कि इसमें डिकार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास मौजूद था कि नहीं था। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, यहाँ पे अगर आप देखें तो हियर दिस वन, this is the normal medium, and whenever after the incubation we would add a reagent जिसका नाम है ब्रोमसेसोल पर्पल, और अगर लाइजीन का कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो चुका है तो इसकी पीएच चेंज हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये ब्रोमसेसोल का कलर शार्प पर्पल आएगा, एंड दैट वुड बी द पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ द टेस्ट लाइजीन डिकार्बोक्सिलेज। और इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल रेड, और मिथाइल रेड जो है इट डिटेक्ट्स द मिक्स्ड एसिड्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्मेंटेशन पाथवे। मिथाइल रेड जो है दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर द ऑर्गेनिजम्स, वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी। और इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एडिड है मीडियम के अंदर तो स्ट्रेन जो है वो फर्मेंटेशन करेंगे, एंड यू नो दैट एज द रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन एसिड्स प्रोड्यूस होंगे, और एसिड प्रोडक्शन जो है उससे पीएच ड्रॉप होएगी, और ड्रॉप पीएच जो है वो कलर चेंज करेगी इफ वी हैव एडेड द पीएच इंडिकेटर इनटू द मीडियम। और मिथाइल रेड, अब इसकी अगर मैं आपको डायग्राम इमेज दिखा सकूं, हियर दिस वन, this is the negative methyl red and this is the positive methyl red. This would turn its color into the sharp red, और ये होगा कैसे कि if there is the fermentation, और जिसके रिजल्ट में अगर हमारे पास कलर चेंज हो रहा है तो we can have a change in the pH, और जिसके रिजल्ट में ultimately change in color आएगा। अच्छा, अगला टेस्ट है that is the oxidase। ऑक्सीडेज, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट डिटेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, एंड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज दैट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहाँ पे मौजूद होता है जी, कोई बता सकता है? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। Good. And if we need to detect the activity of cytochrome C oxidase, we will perform the oxidase test, and
इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, जो रेजेंट इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज टेट्रामिथाइल पी फिनाइल डायमाइन, और डार्क कलर डेवलप होगा बाय द एडिशन ऑफ द रेजेंट लाइक दिस वन इज, ये वाला जो टेस्ट है इसको हम फिल्टर पेपर की डिस्क पे करते हैं। वी वुड प्रिपेयर द डिस्क ऑफ द फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर के ऊपर दरमियान में हम अपना जो भी अननोन बैक्टीरिया का सैंपल है उसको लगाएंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, ये दरमियान में स्पॉट लगा हुआ है और ये दरमियान में स्पॉट लगा हुआ है अननोन बैक्टीरिया का। फिर इसके ऊपर हम अपना रेजेंट कौन सा, जिसका अभी मैंने आपको नाम बताया, दिस वन टेट्रामिथाइल पी फिनाइल डायमाइन, वी वुड ड्रॉप दिस रेजेंट ऑन द फिल्टर पेपर, और अगर तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है तो ये हमारे पास जो है कलर आएगा जनाब इस तरह का ब्लूइश पर्पलिश लाइक दिस। If this is the catalase negative or oxidase negative, तो हमारे पास ये कोई कलर नहीं आएगा बैक्टीरियल स्ट्रेन का। So this is the indication of oxidase। बाकी जो टेस्ट है वो टेस्ट ट्यूब्स में कर रहे हैं, ये टेस्ट हम फिल्टर पेपर पे कर रहे हैं, और जो कैटालेज है उसको हम स्लाइड पे कर रहे हैं, ग्लास स्लाइड पे कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कोई मसला मसाइल को बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो, एनी रेलिवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। No questions. So moving next. क्विज का सिलेबस बता दें। Okay, क्विज का सिलेबस कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, MCQs होंगे। I would give you approximately 10 MCQs। बहुत आसान है, 5, 6, 7 मिनट में आप कर लेंगे, but I will give 10 to 12 minutes। और कोशिश कीजिएगा अपना सॉल्व करने का, क्योंकि MCQs बेस्ड जो पेपर है वो एक से ज़्यादा है, तो ये ना हो कि MCQs एक दूसरे के मिक्स आ जाएं और वो मसला हो जाए। अच्छा सर मतलब धांधली नहीं होगी? का भी इशू हो जाता है। नहीं, अगर आप धांधली करना चाहें तो आप शदीद कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल सजेस्ट कि मत करें, बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब धांधलियों को छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्विज खराब हो जाएगा, फांसी थोड़ी हो जाएगी भाई। नहीं करेंगे हम, आप टेंशन ही ना लें, हम अच्छे बच्चे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे कुछ साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, हर क्लास यही कहती है। अच्छा चलें, इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है जी? गुड। नो सर। गुड। अगला जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज द फिनाइलएलानिन डीएमिनेज। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि दिस वुड डिटेक्ट द एंजाइमेटिक रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बनेगी फिनाइल पायरुविक एसिड, और फेरिक क्लोराइड के साथ से मिलकर ग्रीन कलर देंगे। कैसे देंगे ये देखते हैं, लाइक दिस। ये स्लॉन्ट है, स्लॉन्ट बनाया हुआ है हमने, और स्लॉन्ट में इस मीडियम के अंदर फेरस क्लोराइड है, और फेरस क्लोराइड जो है वो ग्रीन कलर देगा। कब? जब फिनाइलएलानिन का अमाइनो ग्रुप उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो व्हेनेवर द amino group of phenylalanine will be removed enzymatically, that would react with the ferrous chloride and that will give the greenish color. This would be the positive indication of it, और ये हमारे पास इसका positive reaction है। अगला टेस्ट है sugar fermentation। It detects the acidity that is resulting from the fermentation of the sugar that are incorporated into the medium, as well as it also detects the gas production। इसमें हमने कुछ सेशंस पहले भी बात की थी, जिसमें मैंने डरहम ट्यूब का बताया था, एंड आई टोल्ड यू कि डरहम ट्यूब को हम इन्वर्टेड फॉर्म में उसमें करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और लाइक दिस। इसमें अगर आप देख सकें, सॉरी, इसमें अगर हम देखें हियर, तो ये डरहम ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे शायद इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही, डरहम ट्यूब है, इसके अंदर इन्वर्टेड फॉर्म में इंसर्टेड है, और जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर फर्मेंटेशन होती जाएगी, एक तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस यानी एसिड प्रोडक्शन होगी, पीएच चेंज होगी, कलर चेंज होगा, और साथ ही जो गैस प्रोडक्शन होगी फर्मेंटेशन के रिजल्ट में, वो हम डरहम ट्यूब में इंट्रैप करते चले जाएंगे। तो जितना गैस बबल का साइज ज्यादा होगा, उसका मतलब है उतनी हमारे पास फर्मेंटेशन ज्यादा हो रही है। तो दिस इज द शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट दैट कैन बी कंडक्टेड। अगला है यूरिएज। यूरिएज इज एन एंजाइम, इसके बारे में भी हम किसी जमाने में पढ़ चुके हैं कि यूरिएज इज एन एंजाइम, नहीं ये हमने नहीं पढ़ा था। यूरिएज इज एन एंजाइम दैट
has ability to break down the urea into carbon dioxide and ammonia. तो इसमें हम मीडियम हो जाएगा अल्कलाइन बाय द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और अगर पीएच इंडिकेटर हमने ऐड किया हुआ हो तो उस बेस से भी हमारे पास पीएच जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, यूरिएज टेस्ट के बारे में। अच्छा, ये यूरिएज टेस्ट है, अगर इसका मैं प्रिंसिपल यहाँ पे ड्रॉ एक छोटा सा रिएक्शन कर सकता हूँ, ये एक सिंगल रिएक्शन, तो शायद बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। यूरिएज, यहाँ पे यूरिया that may be converted into carbon dioxide and ammonia, और इसको करता कौन है? यूरिएज। ठीक, यूरिएज एंजाइम। If the medium changed its pH and medium alkaline हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अमोनिया कब प्रोड्यूस होता है? जब यूरिएज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि हम यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। अब यही टेस्ट काफ़ी अरसा मेडिकली भी इस्तेमाल होता रहा, एंड दिस इज़ मेडिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज हमने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पढ़ा था। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमने तब पढ़ा था जब हमने बात की थी उसकी, जब हमने एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और एल्केलोफाइल्स की बात की थी, तब हमने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर द स्टमक अल्सर्स। तो ये स्टमक में होता है। अब मजे की बात यह है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरिएज पॉजिटिव है, इसमें यूरिया होता है, यूरिएज पॉजिटिव है, यूरिएज एंजाइम होता है। अब अगर आप किसी पेशेंट को ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि उसके स्टमक में जो अल्सर है, इफ दिस इज ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है? दिस इज यूरिएज पॉजिटिव, उस केस में हम ये टेस्ट कर सकते हैं। उसके करते क्या थे उसमें कि पेशेंट को यूरिया पिलाते थे, यूरिया का सोल्यूशन। अगर तो स्टमक में यूरिएज है यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, दैट वुड कन्वर्ट द यूरिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो फिर क्या कहते थे कि पेशेंट को एक बैग के अंदर एक्सेल करने का कहते थे, सांस निकालने के छोटे से बैग के अंदर। उस बैग के अंदर पीएच इंडिकेटर था, या कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर, या अमोनिया इंडिकेटर। तो अगर तो सांस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो यूरिया पिलाया है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कैसे? यूरिएज एंजाइम की वजह से। यूरिएज एंजाइम कहाँ से आया? वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में था। तो दिस वाज द टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड। और इसके बाद फिर चूंकि इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, इसके बाद अब एंडोस्कोपी और इस तरह के जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो लास्ट टेस्ट है आज का बायोकेमिकल टेस्ट, दिस इज द वीपी। इसको वॉग्स प्रॉस्कर भी कहते हैं, एंड इट डिटेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, and this is an intermediate of the fermentation pathway that leads to the production of 2,3-butane-diol. Whenever there is a fermentation, और fermentation के रिजल्ट में अगर 2,3-butane-diol बन रहा है, तो 2,3-butane-diol से पहले बनेगा एसीटोन, और एसीटोन के रिजल्ट में एसीटोन को अगर हम डिटेक्ट कर सकें तो दैट वुड बी द इंडिकेशन ऑफ ये बॉक्स प्रॉस्कर टेस्ट को हम डिटेक्ट करेंगे। रेड कलर डेवलप होगा, एडिशन ऑफ केमिकल दैट डिटेक्ट्स एसीटोन। तो ये इसका भी प्रिंसिपल जो है हमारे पास सिंपल है, वीपी टेस्ट इसको कहते हैं नॉर्मली। सो दीज आर ऑल द टेस्ट। आगे कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और कल एक आपका क्विज छोटा सा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइकोटोमस ब्रांचिंग एंड द अदर थिंग्स। ओके, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अटेंडेंस। Okay, ji, this is the 1st of December, and Miss Abiha Babar. She's not there? जी सर। Okay, Ashish Nasim Lodi. Present, sir. Asma Muhammad Mumtaz. Present, sir. Asma Razak. यस सर। Atika Iftikhar. Yes, sir. Bisma Mehboob. Present, sir. Bushra Murtada. प्रेजेंट। Faria Farhan. Gulnaz Bibi. Sir, present, Faria.
हाफिज गुलनाज बीबी, हाफिजा जवेरिया अकबर, Present. हाफिजा जवेरिया प्रेजेंट है। जन्नत हारून, Present, sir. Hafiza Javeria. जन्नत Sir. हारून, Hafiza. जन्नत हारून, Yes, sir. माहीन ज़हरा, यस सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. नवील हमजा, यस सर। रानिया हफीज, प्रेजेंट। रिक्शा हामिद महमूद, यस सर। साद नईम खान, प्रेजेंट सर। समन रऊफ रामे, Yes, sir. सना लियाकत, Present, sir. शेरदिल अली खान has raised his hand, सैयद ताहिर अब्बास, तैयबा कमर, Yes, तैयब ओके, वकार हुसैन, वकार ओके, एंड ज़ईम अमजद, ज़ईम अमजद, Yes, sir. ओके गुड। Yes, sir. Present. ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो अभी है ज़ूलॉजी वाले, एंड दिस इज हियर। TD1 है टुडे, क्लास 44। ओके, अयाज खान, नो 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 अभी नहीं। अयाज खान, प्रेजेंट सर। हफ्सा फिरदौस, Present, sir. जन्नत रानी, नाहिल बेग, Present, sir. नाजिश रियाज, Present, sir. रिजवानुल्लाह, प्रेजेंट सर। उम्मे रुबाब, उम्मे रुबाब is not here. Okay, we'll see you in the next class hopefully, and okay, all the best. अगर कुछ इसको पढ़ लीजिएगा, if you guys have any question you may ask. Allah Hafiz.